हेलो एवरीवन। आज हमारा जो नर्वस सिस्टम पार्ट है उसका ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्रेन के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, और हम लोगों ने सेरिब्रम जो स्ट्रक्चर इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर था उसके बारे में डिस्कस कर लिया। आज हम पढ़ेंगे डायनसेफेलॉन के बारे में, ठीक है, जो कि फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले डायग्राम में बना के आपको समझाऊंगी कहाँ पे क्या पार्ट होते हैं, क्या इसके फंक्शन होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये। उसके बाद हम लोग अपने नोट्स पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डायग्राम में। तो आप लोग को ब्रेन का डायग्राम तो अब समझ में आ ही गया होगा, बनाना भी आ गया होगा कि ब्रेन का डायग्राम सेम ऐसे जानते हैं, ऐसे बनता है। ये होता है फोर ब्रेन, यहाँ पर छोटा सा होता है मिड ब्रेन, और ये ऐसे होता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये तो हमने डायग्राम देख लिया था। उसके बाद जानते हैं क्या होता है कि जो फोर ब्रेन है, हम लोगों ने इसके जो सेरिब्रम वाला स्ट्रक्चर था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। सेरिब्रम सबसे मेन पार्ट, जो सबसे बड़ा पार्ट था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को आज क्या पढ़ना है, डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन जो होता है ये फोर ब्रेन का ही पार्ट है। ये कहाँ पर छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको डायग्राम बना के मैं फिर से दिखाती हूँ कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए डायनसेफेलॉन जो होता है, यहाँ पे ऐसे एक छोटा सा ये बेस याद याद रखिएगा कि जो डायनसेफेलॉन तो वो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहले बता देते वो तीनों पार्ट्स कौन से थे। पहला जो होता है वो होता है थैलमस। ठीक है, पहला होता है थैलमस। दूसरा जो होता है वो होता है एपीथैलमस। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि साइंटिफिक जो लैंग्वेज होती है बहुत ज़रूरी होती है आपको आना। और तीसरा होता है हाइपोथैलमस। ठीक है, क्योंकि आपको साइंटिफिक लैंग्वेज आती है तो फिर क्या कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ की मीनिंग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जो थैलमस होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये दो होता है। ठीक है, और एपी का मतलब होता है ऊपर, हाइपो का मतलब होता है नीचे, और थैलमस का मतलब थैलमस ही होता है। तो यानी कि थैलमस के ऊपर जो थैलमस होता है उसे बोलते हैं एपीथैलमस, और थैलमस के जो नीचे थैलमस पाया जाता है उसे बोलते हैं हाइपोथैलमस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये होता है एक स्ट्रक्चर यहाँ पाया जाता है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ फिर बताती हूँ। एक स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ पाया जाता है और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। ठीक है, ऐसे सेम दो पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर होता है। ठीक है, ये तीन पार्ट है। अभी आपको बताना है कौन सा क्या है। तो जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा एपीथैलमस हाइपोथैलमस, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हो गया एपीथैलमस, ये हो गया हाइपोथैलमस, और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं थैलमस। ठीक है, यानी कि एपीथैलमस एक होता है, हाइपोथैलमस एक होता है, और हाइपोथैलमस जो होता है वो थैलमस के नीचे होता है, एपीथैलमस जो होता है वो थैलमस के ऊपर होता है। ठीक है, इन तीनों का बेस सेम है। ये नहीं समझिएगा कि ये ऊपर लटक रहा है नीचे, नहीं, तीनों का बेस सेम है। बस ये ब्रेन के ऊपर साइड यानी कि थैलमस के ऊपर वाले पार्ट पे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एपीथैलमस। ये नीचे साइड पे यानी कि ब्रेन का जो फोर ब्रेन होता है उसके बेस पे पाया जाता है ये। ठीक है, क्या हाइपोथैलमस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलमस कहते हैं। और हाइपोथैलमस एक स्ट्रक्चर यानी कि ग्लैंड पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर क्या पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और हाइपोथैलमस को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इन तीनों के बारे में अच्छे से कि क्या होते हैं इनके फंक्शन, क्या होता है इनका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एपीथैलमस के बारे में। ठीक है, कि एपीथैलमस क्या होता है। तो एपीथैलमस जो होता है, ये जो होता है ये ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। आपने डायग्राम देखा होगा, ऐसे कैसे स्ट्रक्चर बना है, ऐसे बना था ना ओवल शेप, तो ये ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये थैलमस के जस्ट ऊपर पाया जाता है। ठीक है, इस एक मतलब सिंगल नंबर में होता है। और इसका जो मेन काम होता है, सबसे मेन काम ये होता है कि ये जो होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF, हमने पढ़ा था सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि कहाँ भरा होता है, हमारे ब्रेन के जो कैविटी यानी कि जो खाली स्थान होता है वहाँ पर क्या होता है, सेरिब्रो एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन करता है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन कौन करता है, ब्रेन की जो तीन लेयर होते हैं, सबसे ऊपर क्या थी, ड्यूरामीटर, फिर अरेक्नोइड था, फिर था पायामीटर। तो जो पायामीटर होता है वो भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, और जो एपीथैलमस होता है डायनसेफेलॉन का, ये ब्रेन वाला पार्ट, ये भी क्या करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन करता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, नॉन नर्वस। नॉन नर्वस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई नर्व नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये हो गया एपीथैलमस वाला पार्ट। फिर बात करेंगे हम लोग थैलमस की, कि थैलमस कहाँ पर होता है, थैलमस का मेन काम क्या होता है। ठीक है, तो जो थैलमस होता है ये 2 इन नंबर यानी कि दो पाए जाते हैं संख्या में। सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो हाइंड जो ये फ्लोर ब्रेन होता है यानी कि जो डायनसेफेलॉन है, इसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो थैलमस ही होता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया थैलमस कवर किया होता है, और ये दो संख्या में होता है, जैसे आपने देखा था स्ट्रक्चर में ऐसे था यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कुछ पाया गया था, यहाँ पर हाइपोथैलमस था, यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रक्चर था इसका कुछ। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि ये हो गया थैलमस। ठीक है, ये थैलमस है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। इसको रिले सेंटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, रिले सेंटर। देखिए रिले सेंटर का मतलब होता है
कि जैसे दो चीज़ों को जोड़ना। अब देखिए क्या होता है, अगर हमने किसी भी चीज़ को टच किया, कोई चीज़ गर्म है, हमने टच किया, हमें पता चला कि चीज़ गर्म है। कैसे पता चलती? क्योंकि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, यानी कि जो सेंसरी नर्व्स होती है, वो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन लेके हमारे ब्रेन तक आती हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन लाती हैं वो थैलमस तक ही लाती है, ठीक है। वो हमारे ब्रेन के थैलमस वाले पार्ट तक लाती हैं इन्फॉर्मेशन। अब थैलमस क्या करेगा, इस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के पार्ट तक जाएगा और ये बताएगा, क्या करेगा कि हाँ ये चीज़ गर्म है। हम तुरंत ही क्या करते हैं, हाथ हटा लेते हैं। तो जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, यानी कि जो हमारे बॉडी के पास ऑर्गन नर्व्स होती है, उसको बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन। वो इन्फॉर्मेशन को लेकर के थैलमस के पास जाता है और थैलमस जो होता है, जो कि ब्रेन का पार्ट है, ये क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ ये चीज़ गर्म है, आप हाथ हटा लीजिए। तो हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उसको बोलते हैं मोटर नर्व। ये क्या करेंगी, ये इन्फॉर्मेशन को बॉडी तक पहुंचाती हैं, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या थैलमस क्या होता है, ये रिले सेंटर का काम करता है, यानी कि बॉडी की इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लाता है और ब्रेन के इन्फॉर्मेशन को बॉडी तक ले जाने का काम करता है। कौन? थैलमस। इसको मैं समझा देती हूँ क्लियर करके अच्छे से। जैसे ये क्या है, हमारा ब्रेन है, ठीक है, और ये क्या है, हमारी बॉडी है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी इसके आसपास कोई भी चीज़ अगर आती है तो क्या होता है, हमने कोई चीज़ देख ली मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, कोई इंसान खड़ा है, इसको देखा, हम डर गए इसको देख करके, ठीक है। इसको देख कर डर गए, जो हमारी इमेज बनती है आंखों में इसकी, वो क्या होती है, पहले हमारी आंखों में बनेगी और आंखों से हमारी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, सेंसरी नर्व्स होती हैं, वो ले जाती है ब्रेन तक, ठीक है। तो ब्रेन तक ले गई तो ब्रेन का कौन सा पार्ट ब्रेन तक पहुंचाएगा, ब्रेन में होता है थैलमस, ठीक है। ये थैलमस क्या करेगा, इस बॉडी के नर्व्स को, यानी कि बॉडी से जो हमारी इन्फॉर्मेशन आती है उसको ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। फिर ब्रेन ने बताया कि हाँ ये आदमी ऐसा है, ऐसा जो भी हमको दिखाई दिया, वो ब्रेन क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा थैलमस को। किसको देगा? थैलमस को देगा। थैलमस क्या करेगा, इस इन्फॉर्मेशन को बॉडी तक पहुंचा देगी। यानी कि थैलमस का काम होता है बॉडी से इन्फॉर्मेशन को लेकर के ब्रेन तक पहुंचाना, और ब्रेन से जो उसने कंक्लूजन निकाला, यानी कि जो बात बताई, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई उसको हमारे बॉडी तक पहुंचाना, ठीक है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो क्या करता है, मीडिएटर का काम करता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। जैसे डाकिया होता है, आपने किसी को चिट्ठी लिखी तो आपकी चिट्ठी किसी व्यक्ति तक कैसे पहुंचती है, डाकिए के द्वारा पहुंचती है। तो सेम अगर देखा जाए तो थैलमस भी क्या करता है, एक डाकिए का काम करता है, जो कि बॉडी के इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन के इन्फॉर्मेशन को बॉडी तक पहुंचाता है, ठीक है। तो थैलमस क्या होता है, रिले सेंटर का काम करता है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो इसका। तो बात करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये छोटा सा पार्ट होता है जो कि थैलेमस के नीचे पाया जाता है, और हाइपोथैलेमस से क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है अटैच होती है, ठीक है। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड इससे अटैच होती है, तो मेन काम हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड का तो पढ़ेंगे जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड की मोस्टली जो हार्मोन्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस ही सिक्रेट करती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को तो मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्या रीज़न है, सब कुछ हम क्लास में पढ़ाएंगे जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाएंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक तरह से कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसीलिए मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने वाली ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो हाइपोथैलेमस होता है ये बॉडी के कई सारे पार्ट्स को कंट्रोल भी करता है। देखिए कौन कौन से पार्ट को कंट्रोल करता है। इसका जो मेन काम होता है, सबसे पहला जो काम होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। यानी कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत कॉमन है, जो पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये होता है बॉडी का टेम्परेचर, जिसको मेंटेन कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस को कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की। क्यों बोलते हैं इसको, देखिए ध्यान रखिएगा, जो हाइपोथैलेमस होता है ये ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, और ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो होता है वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस पाया जाता है, ठीक है। तो इनके बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है एक तरीके से देखी जाए इसको। तो जो हाइपोथैलेमस होता है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है, और क्या करती है, ये स्वेटिंग, यानी कि स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना, शरीर में जो पसीना होता है उसको भी कंट्रोल करता है,
थर्स्ट यानी कि प्यास को, भूख लगने को, पेट हमने खाना खाया तो पेट भर जाता है यानी कि सैटिस्फाइड जिसे कहते हैं, वो उसका सेंटर भी हमारे हाइपोथैलेमस में ही होता है। ठीक है, यानी कि जब हम खाना खाते तो लगता है कि हाँ पेट भर गया, अब खाना खाना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सेंटर भी कहाँ पाया जाता है, हमारे हाइपोथैलेमस में ही पाया जाता है। ठीक है, और जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं यानी कि जो फीलिंग कंट्रोल हमारी होती है वो भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस ही करता है। ठीक है, यानी किसी चीज़ को गुस्सा देख कर गुस्सा आना, किसी चीज़ को देख करके आपको अच्छा लगना, ये सारी फीलिंग्स कौन कंट्रोल करता है हमारी, ये करता हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी, अगर हम अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से प्यार करते हैं, अपने फ्रेंड से, तो वो भी फीलिंग कैसे कंट्रोल करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है, ना कि हमारा हार्ट करता है। ठीक है, क्योंकि हार्ट का तो आपको पता है मेन काम क्या होता है, सिर्फ ब्लड पंप करता है, लेकिन सारी फीलिंग्स कौन कंट्रोल करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये 3 पार्ट हमने खत्म कर लिया आज, जो कि डायेनसेफलॉन के थे। अब हम लोग आते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं अपने नोट्स के माध्यम से। तो चलिए नोट्स में अपने देख लेते हैं पहले डायेनसेफलॉन का क्या है। इट इज़ लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। ये बात किसकी कर रहा है, हाइपोथैलेमस की बात कर रहा है। ठीक है, एंडोले सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि जो हमारा सेकंड पार्ट था थैलेमस। ठीक है, फिर द डायसेफ्लॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम द नर्व्स, द नर्वस सिस्टम एंड द इंटरप्रेट्स द signals, then pituitary gland which largely control the endocrine system responds by excreting हार्मोन्स। यानी कि जो डायेनसेफलॉन होता है वो क्या करता है, सिग्नल रिसीव करता है, किससे, नर्व से सिग्नल करता है, यानी नर्वस सिस्टम से सिग्नल रिसीव करेगा और क्या करेगा, ये सिग्नल किसको दे देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को देता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब देखेंगे इसका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, डायेनसेफलॉन इज सराउंडेड बाय द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि जो डायेनसेफलॉन होता है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से सराउंड होता है। देखिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर मैंने अभी नहीं बताया आपको, मैं इसको बता दूंगी, ठीक है, क्लास में भी। इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन स्टेम एंड द सेरिब्रम, यानी कि जो डायेनसेफलॉन होता है वो ब्रेन स्टेम और सेरिब्रम का क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है, यानी कि दोनों के बीच में कनेक्ट होता है। यानी कि सेरिब्रम को ब्रेन स्टेम से कौन जोड़ता है, डायेनसेफलॉन जोड़ता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम में कौन से पार्ट आते हैं हमारे, मिड ब्रेन पूरा आ जाता है, और हाइंड ब्रेन का जो सेरिबेलम होता है उसको छोड़ करके, यानी कि पॉन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लांगाटा आ जाता है। ठीक है, और जो डायेनसेफलॉन होता है क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 3 ग्रे मैटर, ये 3 ग्रे मैटर से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं थैलमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या कहता है कि डायेनसेफलॉन एनक्लोजेस एक कैविटी कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल, यानी कि जो डायेनसेफलॉन होता है एक कैविटी को घेरे होता है। कैविटी मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, देखिए दांतों में क्या होती है, जब कैविटी लग जाती है तो क्या होता है, दांत खोखले हो जाते हैं, तो खोखला मतलब क्या, खाली जगह हो गया ना। तो उसी तरह जब भी आप कभी भी साइंस पढ़ रहे हैं वहाँ पे कैविटी अगर टर्म दिख रहा है तो यानी कि उसका मतलब सिर्फ क्या होगा, खाली जगह हो जाएगा। यानी कि डायेनसेफलॉन क्या करता है, एक खाली जगह को घेरे होता है, उस खाली जगह को क्या बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल 4 होती हैं, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, डायेनसेफलॉन इज ऑल्सो नोन एज इंटर ब्रेन, यानी कि इंटरब्रेन। इंटरब्रेन का मतलब क्या हो गया, ब्रेन को एक तरह से देखा जोड़ने का काम करता है, क्योंकि सेरेब्रम को जोड़ रहा है और ब्रेन स्टेम को जोड़ रहा है, इसलिए इसको डायेनसेफलॉन क्या कहते हैं, इंटरब्रेन भी कहा जाता है। तो अब इसके तीनों पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहला है एपिथैलेमस। द एपिथैलेमस कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ द पीनियल ग्लैंड एंड द हेबेन्यूली। ठीक है, यानी कि पीनियल ग्लैंड जो कि क्या करता है, मेलेटोनिन का सिक्रेशन करता है, और हेबेन्यूलिन क्या करता है, इसका प्रोडक्शन करता है। द पीनियल ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन दैट सिक्रेट्स द हार्मोन मेलेटोनिन, यानी कि जो पीनियल ग्लैंड होती है इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है क्या सिक्रेट करती है, मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है, एंड द हेबेन्यूली आर 2 small areas near the pineal gland. The hebenuli also produces melatonin and it might be involved with sleeping regulation, यानी कि हेबेन्यूली जो होता है ये प्रोड्यूस करती है क्या, मेलेटोनिन को प्रोड्यूस करती है, और मेलेटोनिन का सिक्रेशन कौन करता है, पीनियल ग्लैंड करता है। ठीक है, और ये जो हेबेन्यूल होता है ये स्लीपिंग रेगुलेशन में भी हेल्प करता है हमारे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले थैलेमस के बारे में। द लार्जेस्ट, ये क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डायेनसेफलॉन। थैलेमस सेंड्स एंड रिसीव सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम ब्रेन एंड बॉडी, यानी कि जो थैलेमस होता है वह क्या करता है, ब्रेन से सिग्नल बॉडी को देता है और बॉडी से सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, द ब्रेन सेंड्स अ सिग्नल टू थैलेमस विच रिलेज द सिग्नल्स टू द बॉडी। ठीक है, थैलेमस आर 2 ओवल बॉडीज। थैलेमस क्या होते हैं, 2 ओवल बॉडी पाई जाती है ना, ये हमने डायग्राम में देखा था पहले।
अब बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। द हाइपोथैलेमस इज़ अ स्मॉल ग्लैंड विच इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन के बेस पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस पाया जाता है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर क्या होता है, सॉरी इसके नीचे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। इट फॉर्म्स अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम का सॉरी नर्वस सिस्टम का मतलब हमारे ब्रेन से है, और एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से है। तो इन दोनों का कनेक्टिंग लिंक होता है कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। दे सोज फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि हाइपोथैलेमस के मेन फंक्शन कौन कौन से हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हंगर एंड थर्स्ट यानी कि भूख लगना, प्यास लगना। ये जो हमें लगती है भूख, क्या पता चल जाता है हाँ भूख लग गई, प्यास लग गई, खाना खाना, पानी पीना, ये सब चीज़ें हमें कौन इन्फॉर्म करता है, हमारा हाइपोथैलेमस बताता है कि हमें भूख लग गई है। सेंस ऑफ फुलनेस व्हेन ईटिंग, यानी कि अगर हमें खाना ज़्यादा खा लिया यानी कि पेट भर चुका है, यानी कि सटाइटी जिसे हम कहते हैं पेट भरना, ये इन्फॉर्मेशन भी कौन देता है, हमारा हाइपोथैलेमस देता है कि पेट भर चुका है अब खाना बंद कर दीजिए। सेक्स ड्राइव कंट्रोल, मेंटेनिंग स्लीप साइकिल्स, यानी कि हमें जो सोना होता है, कितने घंटे सोना है कितने घंटे नहीं सोना है, इस चीज़ को भी हमारे दिमाग में कौन मेंटेन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस, कि हमने इतने घंटे सो लिए, इतने घंटे में सोना है। कनेक्ट्स द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। बैलेंस बॉडी फ्लूइड, यानी कि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं, लिक्विड होता है, उसको भी ये बैलेंस करता है। रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, यानी कि हृदय की जो धड़कन होती है और ब्लड का जो प्रेशर होता है उसको भी रेगुलेट करता है। ऑटोनॉमिक फंक्शन कंट्रोल, यानी कि जो स्वतः क्रियाएं हमारी बॉडी में होती है उनको भी ये कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग इमोशंस एंड बिहेवियर, यानी कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, गुस्सा लगना, भूख लगना, प्यास लगना, माता पिता के लिए, भाई बहन, किसी भी दोस्त बहन के लिए प्यार जो होता है और गुस्सा जो होता है, इन सारे बिहेवियर जितने भी इमोशंस आ जाएंगे सबको कौन कंट्रोल करता है, हमारा हाइपोथैलेमस। हम कहते हैं ना एक दूसरे से बातें करते हैं कि हाँ मैं तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया, दिल से मानती हूँ, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं होता। हार्ट जो हमारा होता है वो सिर्फ ब्लड पंप करता है, ठीक है। हमारी जो फीलिंग्स होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उन सबका कंट्रोल क्या होता है, हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही, बुरी लग रही, उन सबका कंट्रोल क्या है, वो सब कुछ सारा चीज़ें लगना, जो भी देख के हम गुस्सा कर रहे हैं किसी को देखकर हम कह रहे हैं बहुत अच्छा वो इंसान लग रहा है, किसी को देख के खुशी हो रही, किसी को देखकर रोना आ रहा है, तो वो सब फीलिंग जो हमारे अंदर आती है वो सब हाइपोथैलेमस की वजह से आती है, ठीक है। उसको कंट्रोल, उन फीलिंग को कंट्रोल करने का काम भी हमारा हाइपोथैलेमस ही करता है, ठीक है। तो चलिए डायग्राम में एक बार फिर से देख लेते हैं, वो तो मैंने बना के दिखाया था डायग्राम। ये देखिए डायग्राम, ये आपका सेरिब्रम है पूरा पार्ट, ये आपका सेरिब्रम पूरा दिख रहा है। ये है एपिथैलेमस, देखिए ये एपिथैलेमस वाला पार्ट है। थैलेमस ये है ओवल शेप, और ये हाइपोथैलेमस है ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या पिट्यूटरी ग्लैंड लटक रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायंसेफलॉन, जो कि फोर ब्रेन का ही पार्ट था, ये खत्म हो गया। अब हमें क्या पढ़ना, जो बीच में भी पढ़ते रहे हमारे टॉपिक में आता है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल पढ़ना है हमें, और क्या पढ़ना है हमें, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम सेरिब्रम वेंट्रिकल के बारे में पढ़ लेते हैं। वेंट्रिकल क्या होता है ब्रेन का, तो वेंट्रिकल जो होता है, वेंट्रिकल आर कैविटीज विद इन द ब्रेन दैट प्रोड्यूस एंड स्टोर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि जो वेंट्रिकल होता है एक कैविटी, यानी कि एक खाली जगह होती है, खोखली सी जगह होती है, जो क्या करता है, प्रोड्यूस स्टोर, यानी कि जो कि प्रोड्यूस भी करता है और स्टोर करके भी रखता है, किसको, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को। देखिए ये सिक्रीट नहीं करता है, सिक्रीट क्यों नहीं करता, क्योंकि ये सिक्रीट कौन करता है इसको, अरेक्नॉइड करता है, सॉरी पायामीटर, अरेक्नॉइड नहीं करता, पायामीटर करता है। और अभी हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था एपिथैलेमस, जो एपिथैलेमस होता है और जो पायामीटर होता है ये सिक्रेट करते हैं। सिक्रेट होने के बाद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ स्टोर हो जाता है, वेंट्रिकल में स्टोर होता है, ठीक है। और वेंट्रिकल क्या करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हमारे स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। और आपको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन तो पता ही क्या होता है, हमारे ब्रेन को क्या करता है, ये एक तरह से देखा जाए प्रोटेक्ट करता है हर चीज़ों से, इंजरी से, आउटर शॉक जो होते हैं उनसे, और जितने भी इन्फेक्शन होता है उनसे हमारा प्रोटेक्ट करता है। और जो आर्किमिडीज की थ्योरी पढ़ी थी हम लोगों ने, जिसकी वजह से वेट जो हमारा ब्रेन का होता है वो बहुत कम हमें पता चलता है, वो भी सिर्फ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से होता है, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट इट अराउंड द क्रेनियल कैविटी, यानी क्रेनियल कैविटी के चारों तरफ क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम कौन करता है, वेंट्रिकल करता है, ठीक है। देयर आर 4 वेंट्रिकल, यानी कि हमारे ब्रेन में 4 तरह के वेंट्रिकल पाए जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट
लेटरल वेंट्रिकल, यानी कि 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं जो कि कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में होते हैं। लेटरल मतलब जो सीधा हो, ठीक है, उसे लेटरल बोलते हैं। और थर्ड वेंट्रिकल जो होता है वो क्या होता है, ये जो हमने अभी पढ़ा था ना डाइंसेफ्लॉन, डाइंसेफ्लॉन के पास पास क्या होता है, थर्ड वेंट्रिकल पाया जाता है। एंड फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है वो हाइंड ब्रेन के पास पाया जाता है। तो मनुष्य के ब्रेन में क्या होता है, 4 तरह के वेंट्रिकल होते हैं। 2 लेटरल होते हैं जो कि लेफ्ट और राइट साइड में होते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल है, एक फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। तो चलिए चारों के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे लेटरल वेंट्रिकल के बारे में, ठीक है, कि लेटरल वेंट्रिकल होता क्या है। द लेफ्ट एंड राइट लेटरल वेंट्रिकल आर लोकेटेड विद इन देयर रेस्पेक्टिव हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम, यानी कि जो सेरिब्रम होता है, जो हमारा फोर ब्रेन का सेरिब्रम होता है, उसके हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, लेफ्ट और राइट लेटरल वेंट्रिकल पाया जाता है। यानी कि जो लेटरल वेंट्रिकल है वो हमारे फोर ब्रेन के सेरिब्रम के हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड पे। दे हैव हॉर्न्स विच प्रोजेक्ट इनटू द फ्रंटल ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब्स, यानी कि हॉर्न मतलब होता है सींग, ठीक है। इनके पास क्या होता है, एक सींग की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, प्रोजेक्ट फ्रंटल और ऑसिपिटल टेम्पोरल लोब, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स इंक्रीजेज विद एज, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इसका वॉल्यूम यानी कि इसका आयतन जो होता है वेंट्रिकल का बढ़ने लगता है। आयतन का मतलब एक तरह से देखा है खाली स्थान, जो वेंट्रिकल के अंदर खाली स्थान होती है, उसकी कैविटी होती है, वो क्या होती है, एज बढ़ने के साथ साथ लेटरल वेंट्रिकल की कैविटी क्या होती है, बढ़ने लगती है, यानी कि इसका एरिया बढ़ने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वेंट्रिकल की। पहला दूसरा वेंट्रिकल पढ़ लिया हम लोग, सेरिब्रम में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि लोकेशन पूछ लेता है कि फर्स्ट जो राइट लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल पाया जाता है जो कि लेटरल वेंट्रिकल है, वो कहाँ पाया जाता है, सेरिब्रम के हेमिस्फीयर में पाया जाता है। दूसरा यानी कि थर्ड वेंट्रिकल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, द लेटरल वेंट्रिकल आर कनेक्टेड टू द थर्ड वेंट्रिकल, यानी कि लेटरल वेंट्रिकल जो होता है लेफ्ट और राइट साइड में, वो किससे कनेक्ट होता है, थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। बाई द फोरामेन ऑफ मोनरो, किससे कनेक्ट होता है, फोरामेन ऑफ मोनरो से कनेक्ट होता है। द थर्ड वेंट्रिकल इज सिचुएटेड इन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट थैलमस, हम लोग ने पढ़ा था अभी थैलमस, थैलमस यानी कि किसका, ये भी फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है। तो फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम वाला पार्ट है, यहाँ पर जो होता है वो फर्स्ट वेंट्रिकल पाया जाता है। और फर्स्ट वेंट्रिकल कौन सा, फर्स्ट भी कह सकते हैं, सेकंड भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल क्या होता है, 2 लेटरल होते हैं ना, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल और राइट साइड वाला वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल जो होता है वो सेरिब्रम में पाए जाते हैं। और जो तीसरा वेंट्रिकल होता है वो भी हमारे फोर ब्रेन के डाइएन्सेफेलॉन में जो थैलमस होता है वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। यानी कि अब बात करते हैं फोर्थ वेंट्रिकल की, यानी कि हमारा जो चौथा वेंट्रिकल है वो कहाँ पाया जाएगा। द फोर्थ वेंट्रिकल इज द लास्ट इन द सिस्टम, यानी कि ब्रेन का लास्ट ये जो होता है वेंट्रिकल होता है, इट रिसीव्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम द थर्ड वेंट्रिकल वाया द सेरिब्रल एक्यूडक्ट, यानी कि मतलब यहाँ पर क्या होता है, सेरिब्रल एक्यूडक्ट हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो फर्स्ट वेंट्रिकल था जो कि लेटरल था, वो थर्ड वेंट्रिकल से किसके द्वारा जुड़ा था, फोरामेन ऑफ मोनरो के द्वारा जुड़ा हुआ था, ठीक है। उसी तरह जो थर्ड वेंट्रिकल होता है फोर्थ से किसके द्वारा जुड़ा होता है, वो एक्वाडक्ट के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो थर्ड वेंट्रिकल से जो फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड किस में जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा। इट लाइज विद इन द ब्रेन स्टम, ठीक है, ये कहाँ होता है, ब्रेन स्टम के पास, यानी कि और ब्रेन स्टम आपको पता होगा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को, यानी कि जो मिड ब्रेन होता है पूरा का पूरा आएगा ब्रेन स्टम में, और हाइंड ब्रेन का जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है उसको छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेन स्टम हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेन स्टम में ही पाया जाता है कौन सा, फोर्थ वेंट्रिकल जो हमारा होता है, ठीक है। एट द जंक्शन बिटवीन द पॉन्स वेरुलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी कि जो पॉन्स वेरुलाई होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, उसका जंक्शन जहाँ जुड़ने वाला पॉइंट तो वहाँ पर पाया जाता है। चलिए मैं इसको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ, ये देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी, जो फर्स्ट वेंट्रिकल हमारा था यानी कि जो लेटरल वेंट्रिकल था, ये देखिए ये क्या है, पहला वेंट्रिकल और दूसरा, जो दोनों वेंट्रिकल थे एक कौन सा था, एक राइट साइड पे है और ये कहाँ पर है, एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है। दोनों पाए जाते हैं कहाँ पर, सेरिब्रम में, ये सेरिब्रम में पाए जाते हैं, ये सेरिब्रम वाला पूरा पार्ट है ना। तो सेरिब्रम को जो हेमिस्फीयर है यहीं पर क्या हमारा लेटरल वेंट्रिकल पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड वाले वेंट्रिकल की, सेकंड वेंट्रिकल यानी कि जिसको हम थर्ड वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि लेटरल में क्या आ गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों आ गया। तो थर्ड वाला वेंट्रिकल जो होता है वो कहाँ पर होता है, डाइएन्सेफेलॉन के थाइलमस वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इससे जो होता है लेटरल वेंट्रिकल से किसकी तरह जुड़ा होता है, यहाँ पे देखिए दोनों जुड़े हैं ना, यहाँ पे जॉइंट पार्ट दिख रहा है, इस जॉइंट को क्या बोलते हैं,
फोरामेन ऑफ मोनरो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ वेंट्रिकल। ये फोर्थ वेंट्रिकल आपको दिख रहा होगा जो कि ब्रेन स्टेम में पाया जाता है। ये देखिए ये किससे जुड़ा हुआ, ये नीचे से, ये तो आपको ऊपर गया है, ये आपका कौन सा, ये लेटरल वेंट्रिकल है, लेकिन इससे नहीं ज्वाइंट है फोर्थ वाला। इसके नीचे से आप स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख नहीं रहा, इसके नीचे जो होता है, एक बार फिर से मैं डायग्राम को दिखा देती हूँ। इसके नीचे जो होता है यहाँ पे, ये देखिए नीचे से गया है, ये तो हमारा कौन सा, ये थर्ड वाला है, और ये हमारा फोर्थ वाला, इन दोनों को नीचे से जुड़े हैं। और जिस जगह पे ज्वाइंट होते हैं दोनों, उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट होते हैं, ठीक है। ये चारों हमारे क्या है, वेंट्रिकल, जो कि खोखला स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ये ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के जितने पार्ट्स जहाँ पर जरूरत होती है इसकी, वहाँ पहुँचाने का भी काम करते हैं, और जो एक्स्ट्रा होते हैं उसको स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल। तो चलिए वेंट्रिकल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। अब हम लोग सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जितने भी टर्म हम लोग के लेक्चर में आया था हम लोग उसके बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि क्लास में मैंने पीछे इसको स्टार्टिंग में जो पढ़ा देना चाहिए था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया इसके बारे में। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा जब हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर पढ़े थे कि जो ब्रेन 3 पार्ट से क्या होता है, कवर्ड होता है ना, मेनिंजेस जो हमने पढ़े थे, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड पढ़ा था, पायोमीटर, उसके नीचे जब हम देखते हैं तो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिखाई देता है, ठीक है। तो जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है ये 2 पार्ट में, ऐसे हमारा ब्रेन जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ऐसे अगर देखा जाए तो क्या होता है, ब्रेन हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर से लिखता है डिवाइड है, लेकिन नीचे जो होता है ये दोनों पार्ट क्या होता है, नीचे एक जगह पे क्या होते हैं, दोनों ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। जैसे हम दोनों को हाथ को अपने करके देखें तो ऊपर क्या लगेगा, अंगूठा जैसे नीचे टच करें दोनों आपस में तो दोनों टच हो जाएगा, ऊपर दोनों अलग अलग खोखले दिखाई देते हैं, ठीक है। मैं इसको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। इस डायग्राम को देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ये हमारा एक हेमिस्फीयर ये है, एक ही है, ठीक है। इसको हमने बोल दिया राइट हेमिस्फीयर, ये हमारा राइट हेमिस्फीयर है, ये क्या है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। और ऊपर से देखिए दोनों क्या लग रहा है, दोनों लग रहा है अलग है, लेकिन नीचे यहाँ पर क्या होता है, ज्वाइंट होते हैं। और जहाँ पर ज्वाइंट होते हैं उसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारा लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर होता है ब्रेन का, वो कहाँ पर ज्वाइंट होता है, कार्पस कैलोसम से जुड़ा होता है, ठीक है। और आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, देखिए क्या होता है, कुछ देखिए यहाँ पर उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ गड्ढे की तरह कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जो उभरा वाला पार्ट होता है, यानी कि जो उठा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, जो उभरा हुआ पार्ट है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं गायरी। क्या कहते हैं, उसको गायरी कहते हैं, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेज में समझाती हूँ। ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो उठा वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गायरी। और जो गड्ढा वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं सल्कस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये दोनों पार्ट होते हैं इसके अंदर। और सबसे ऊपर आपको पता है इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर फिर पायोमीटर होता है, फिर अरेक्नॉइड होता है, फिर क्या होता है, ड्यूरामीटर, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा ब्रेन का ही पूरा पार्ट है, इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। ये जो बाहर का पार्ट होता है, और ये जो हमारा हेमिस्फीयर होता है, ध्यान रखिएगा। अभी इसको स्ट्रक्चर बना के अगर मैं दिखाऊँ तो ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया, ऐसे हो गया हमारा हेमिस्फीयर, ठीक है। ये हमारा ब्रेन का हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो ये जो किनारे का स्ट्रक्चर हो जाएगा इसको तो हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। और अंदर का पार्ट आपको पता है मेडुला वाला पार्ट होता है। तो जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, अगर हम बात करें कॉर्टेक्स की, तो ये कॉर्टेक्स हेमिस्फीयर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स हेमिस्फीयर कहेंगे। यहाँ पर क्या होता है, ग्रे मैटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यहाँ पर ग्रे मैटर पाया जाता है। और बीच में सेंटर में क्या पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है वाइट मैटर। क्या पाया जाता है, वाइट मैटर पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ग्रे मैटर और वाइट मैटर का मतलब क्या होता है। जहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पर नर्व फाइबर क्या होता है, विदाउट माइलिन शीथ के होता है, यानी कि जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं पाई जाएगी, ठीक है। क्या, माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है। इसको जरा डायग्राम में अच्छे से लिख कर दिखाती हूँ। माइलिन शीथ यानी कि जहाँ पर क्या होती है, माइलिन शीथ जो होती है, अगर नर्व फाइबर में माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है तो उसको बोलते हैं ग्रे मैटर। और जहाँ पर माइलिन शीथ पाई जाती है नर्व फाइबर में, उसको बोलते हैं वाइट मैटर, ठीक है। तो जो हमारा ब्रेन का सेंटर वाला पार्ट होता है वहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जितनी भी नर्व्स होती है उनमें माइलिन शीथ पाई जाती है। माइलिन शीथ जो होती है एक तरह की प्रोटीन होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, वाइट मैटर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी नर्व्स है वहाँ पर क्या है, उसमें माइलिन शीथ पाई जाती है। इस वजह से इसको वाइट ग्रे मैटर बोलते हैं, वाइट मैटर बोलते हैं। और जो ये जो कॉर्टेक्स की तरफ मैटर होता है उसमें क्या होते हैं, उन नर्व्स में माइलिन शीथ नहीं पाई जाती, इसलिए ग्रे कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जितना ज़्यादा वाइट मैटर जो हमारा होता है, जितना ज़्यादा इसका एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, एरिया जितना ज़्यादा होगा वाइट वाले मैटर का, हमारा ब्रेन जो होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल, यानी कि उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यानी कि हमारे अंदर जो कैपेसिटी होगी सोचने की, किसी चीज़ को याद करने की, यानी कि कोई किसी का IQ लेवल अगर ज़्यादा है तो इतना समझ लीजिए उसका वाइट मैटर जो होता है ब्रेन का वो ज़्यादा है,
ठीक है। तो वाइट मैटर जो होता है उसके आईक्यू लेवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा आईक्यू लेवल होगा यानी कि उसका वाइट एरिया क्या ब्रेन में उतना ही ज़्यादा है। और ग्रे मैटर क्या होता है, एक तरह से देखा जाए जितना अगर ग्रे मैटर ज़्यादा है तो यानी कि उसका आईक्यू लेवल क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि ग्रे मैटर जो होता है वो ये डिफाइन करता है कि आपका मतलब क्या दिमाग उतना ज़्यादा दिमाग डेवलप नहीं है। ठीक है। तो ये हम लोग ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको देख करके साइंटिस्टों ने पता किया किसका ब्रेन ज़्यादा डेवलप है किसका नहीं डेवलप है। ठीक है। तो ग्रे मैटर अगर क्या है, अगर किसी का ग्रे मैटर ज़्यादा है तो उसका आईक्यू क्या होगा, आईक्यू होगा कम। और अगर किसी का वाइट मैटर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसका आईक्यू क्या होगा, उसका आईक्यू जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। हम लोगों ने हेमिस्फीयर के बारे में बात कर ली, क्या क्या होता है। तो आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। थैंक यू क्लास।